So hello and hi everyone, this is Abhishek. Welcome to Kalam PCS. And in this session, we'll discuss the current affair topics for 69th BPSC mains. This is the part of our mains program, that is quality enrichment program for 69th mains, fees of which is just rupees 299. Okay. So in this video or in this lecture, we'll discuss three important current affairs topics. ठीक है, which is part of GS1, GS पेपर 1. ठीक है, तो GS पेपर 1 में there are 3 sections, you can say 3 सेक्शन हैं GS पेपर 1 में. ठीक है, what are those sections, कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, और दूसरा क्या है, करंट अफेयर्स, एंड थर्ड इज स्टैट्स एंड बार एंड ग्राफ्स. ठीक है, तो ये 3 सेक्शन है. इस तीसरे सेक्शन का वन ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्शन इज करंट अफेयर विच विल डिस्कस हेयर टुडे. ठीक है, जिसको हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे. इसमें आज हम 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये तो रहा बात कि ये लेक्चर किस तरह का होने वाला है. इससे पहले वाले लेक्चर में दैट वाज ओरिएंटेशन सेशन टाइप ऑफ लेक्चर, जो ओरिएंटेशन या इनॉग्रल सेशन टाइप का लेक्चर था, उसमें हमने डिस्कस किया कि क्या जो पीवाईक्यूज से अभी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो अलाइंड हैं कि नहीं, पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस है कि नहीं. तो ऑब्वियसली पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस किसी भी एग्जाम के लिए हमेशा रहता है, क्योंकि बीपीएससी ने पैटर्न तो चेंज किया है, उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है, लेकिन संपूर्ण तरीके से नहीं बदला है. ठीक है, तो कुछ चीजें तो इन लाइन रहेंगी ही रहेंगी. तो पीवाईक्यूज आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, जो इसको मैं हर वीडियो में कोट करता हूं किसी भी एग्जाम के लिए. पीवाईक्यू इज द की टू सक्सेस. ठीक है, पीवाईक्यू क्या है, चाबी है आपकी सफलता के लिए. ठीक है, तो पीवाईक्यू हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, कौन सा पीवाईक्यू अभी हमको ज्यादा देखना चाहिए, तो वो आपका है 67th और 68th बीपीएससी मेंस. ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिपीट होते हैं, इसको हमने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं. हमारे पीवाईक्यू डिस्कशंस भी 67th वाले जो हैं, 67th बीपीएससी के समय जो पीवाईक्यू डिस्कशन हमने किया था, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हैं. और इस बार भी फॉर 69th बीपीएससी देयर विल बी पीवाईक्यू डिस्कशंस विच विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बिल्कुल निःशुल्क होगा, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगा. और कितने सालों का होगा, फ्रॉम 62nd बीपीएससी टिल 68th बीपीएससी के पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे. तो ये तो हमारा प्रोग्राम रहा. ठीक है, बुकलेट के बारे में हम बता चुके हैं कि GS1-2 10 दिन लगेगा अपडेशन में, पुरानी है, थोड़ा सा अपडेट करके उनको दिया जाएगा. ठीक है, और एसए वाला अभी लगभग 20 डेज विल टेक. ठीक है, टोटल टाइम विल बी टेकन फॉर द अपडेशन और क्रिएशन ऑफ द एसए बुकलेट विल बी 20 डेज. ठीक है, क्योंकि बहुत हड़बड़ी में कोई काम करना विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो वो हमारे जो छात्र हैं उनके हित में नहीं होगा, तो इसलिए हम पूरा टाइम ले रहे हैं. ठीक है, तो ये बात तो रही. ठीक है, नाउ फी हमने बता दिया है कि जस्ट 299 है. ठीक है, 2999 फीस है. ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं है फॉर द मेंस प्रोग्राम और मेंस प्रिपरेशन. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट विल बी 9. ठीक है, जिसमें 3 जो है सेक्शनल टेस्ट होंगे. इनको सेक्शनल रखा गया है, लेकिन ये ऐसा सेक्शनल नहीं, फुल लेंथ टाइप ऑफ टेस्ट होंगे. तरीका क्या है इन टेस्ट का, कैसे क्वेश्चंस होंगे, तो दो टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड, जो टॉपिक डिस्कस की जाएंगी. ठीक है, इन प्रीवियस डेज लगभग अल्टरनेट डेज पे डिस्कशन है थीमेटिक टॉपिक्स पे, मोर देन 50+ टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड. ठीक है, तो ये 50 इज जस्ट अ नंबर. ठीक है, जो टॉपिक्स हैं वो मोर देन 70 भी हो सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर इटसेल्फ होल्ड्स अ इमेंस पोटेंशियल ऑफ टॉपिक्स. ठीक है, तो करंट अफेयर से ज्यादा होगा, क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस किए जाएंगे, और इंपॉर्टेंट जो GS1 और GS2 के टॉपिक्स हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा. ठीक है, और उन्हीं जो पिछले 3 दिनों में, अल्टरनेट डेज हैं तो हफ्ते में 3 दिन मिलेगा, तो उन पिछले 3 दिनों में जो टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे उन्हीं थीम्स पे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे. सारे टॉपिक्स पे हो सकता है क्वेश्चंस फ्रेम ना किए जाएं, लेकिन थीम्स वहीं से रिपीट होंगे, क्योंकि टॉपिक्स हो सकता है 6, 7, 8, 10, 12 भी डिस्कस कर लें, 15, 20 डिस्कस कर लें, लेकिन आपके क्वेश्चंस तो लिमिटेड ही होंगे. जितना पूछा जाता है तो स्टैंडर्ड वही रहेगा. जो शुरू के 3 सेक्शनल टेस्ट हैं, इसमें आपके पास जैसे आपका जो बीपीएससी का मेंस का एग्जाम होता है, उसमें 68th बीपीएससी वाला पैटर्न आप सबको पता होगा, जो मेंस लिखने जा रहे हैं, तो उसमें जो है पहले में जो है मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो एज इट इज रहेगा. ठीक है, उसमें भी ऑप्शन नहीं होता, यहाँ भी ऑप्शन नहीं होगा. जो सेकंड और थर्ड वाले क्वेश्चन है, जो सेक्शन है, उसमें क्या है, आपके पास चॉइस होती है. यू हैव दो चॉइसेस कि आप चूज कर सकते हो वन ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, 2 में से एक चूज कर सकते हो और लिख सकते हो. यहाँ पे आपके जो सेक्शनल टेस्ट में होगा, यू वुड नॉट हैव दैट चॉइस हियर.
ठीक है, आपके पास वो चॉइस नहीं होगी चूज करने की, आपको सारे के सारे लिखने होंगे। इसके बाद जो 3 सेक्शनल टेस्ट होंगे, इसके बाद जो टेस्ट होंगे वो एग्जैक्ट रेप्लिका होगा ऑफ योर बीपीएससी जो 69th में आपके पेपर आएगा। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंगली तैयार किया जा रहा है। यहाँ आपको लिखना सिखाया जा रहा है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस होगी कि किस तरह का एग्जाम होगा। तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट विल बी 9। कितने टेस्ट होंगे? 9 होंगे। ठीक है, थीमेटिक डिस्कशंस ऑन टॉपिक होगा, बुकलेट्स प्रोवाइड की जाएंगी, पीवाईक्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो आपका थीमेटिक डिस्कशन ऑन टॉपिक्स है, ये जो है ये बाकी पीवाईक्यूज वगैरह तो फ्री है, ठीक है, यूट्यूब पे, बट दीज वीडियोज विल नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ पोर्शन ऑफ दिस वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, थोड़ा सा पोर्शन अपलोड किया जाएगा और रिमेनिंग वीडियो हमारे पोर्टल पे मिलेंगी, ठीक है। पोर्टल क्या? कलाम IAS पे, ठीक है, कलाम IAS पे। तो यू नीड टू सब्सक्राइब द प्रोग्राम फॉर दैट। ठीक है, आपको प्रोग्राम को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये डिस्क्रिप्शन इंस्टीट्यूशन का है, इन दैट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, क्योंकि फी इज वेरी नॉमिनल फॉर मेंस प्रोग्राम, ठीक है, जो कि सिर्फ 2999 है। तो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन विच इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्या समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स इक्वल लॉज फॉर ऑल पर्सन्स ऑफ द लैंड। मतलब अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं, सबके लिए एक तरह का कानून या अधिनियम या लॉ होना, यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड काफी चर्चा में रहा इस बार, ठीक है, काफी चर्चा में रहा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। तो यूसीसी क्यों न्यूज में है? तो आपका जो 22nd लॉ कमीशन है, ठीक है, कौन हेड कर रहा है इसको भी बताना है। आप यहाँ पे लिखेंगे अगर नाम, तो आपको थोड़ा सा लेवरेज इंपॉर्टेंस तो मिलेगा ही ना। तो 22nd लॉ कमीशन हेडेड बाई ऋतुराज अवस्थी। कौन? ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, इन्होंने क्या है? इनपुट मांगा है। इनपुट मांगा है किससे? फ्रॉम द ऑल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, ऑल स्टेक होल्डर्स कि क्या करना चाहिए, क्योंकि 2018 में लॉ कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था? बैकग्राउंड में जाएं थोड़ा सा, तो अर्लियर स्टैंड ऑफ लॉ कमीशन इन 2018 वाज रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ पे। तो कंसोलिडेशन पेपर 2012 में निकाला था, कंसोलिडेशन पेपर निकाला था बाय द नेम ऑफ रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ। तो इसमें क्या इन्होंने कोट किया? तो रिकमेंड किया दैट देयर इज अ नीड, ठीक है, यूसीसी वाज नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। ना तो आवश्यक है ना तो डिजायरेबल है इस स्टेज पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है सोसाइटी में। अचानक से कोई लॉ ला के पटक देंगे आप तो बहुत भयंकर विरोध होगा। तो लॉ कमीशन ने 2018 में ये रिकमेंड किया था, ठीक है। बट इन 2022 लॉ कमीशन ने क्या किया? इनपुट मांगा, ठीक है, लोगों की सलाह मांगी। किस पे? लॉ कमीशन पे। किससे? ऑल स्टेक होल्डर्स, मतलब चाहे मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी धर्म के जो हेड्स हैं, मौलानाज हैं, उनसे सबसे रिकमेंडेशन मांगा है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हों या क्रिश्चियन सोसाइटी के हों, सबसे रिकमेंडेशन मांगा है कि क्या करना चाहिए। जब कोई लॉ सबके अनुमति या सहमति के साथ, अनुमति नहीं, ठीक है, सहमति के साथ, ठीक है, बनता है, तो क्या है? उसका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होता है, उसका उतना बॉयकॉट नहीं होगा। तो ये एक अच्छा स्टैंड है। इसी चीज को जब आप इसका जो वे फॉरवर्ड लिखेंगे, ठीक है, या जो है वे फॉरवर्ड लिखेंगे, तो इनपुट वाली बात एक जो है यहाँ पे अपने वे फॉरवर्ड में जरूर मेंशन करेंगे कि सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का इनपुट होना चाहिए, ठीक है, अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस कौन करेगा? मीडिया करेगी, ठीक है, मीडिया फर्म्स करेगी, डिजिटल मीडियाज करेंगी, सेलिब्रिटीज करेंगी, ये सारे पॉइंट्स आपके वे फॉरवर्ड में होगा, ठीक है। तो लॉ जो है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? सबके लिए एक लॉ। द ओनली स्टेट विच हैव अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है बट अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज गोवा, जिसमें पोर्तुगीज सिविल कोड लागू है 1867 का, और दिस इज अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक पॉइंट ये भी आप याद रखेंगे, दिस इज द फैक्ट, ठीक है। तो आप कोट करेंगे तो दैट विल बी मोर रिप्रेजेंटेबल और थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा आपका आंसर। रिकमेंडेशंस क्या थी? तो ये जो 18वें का था, ठीक है, तो इन्होंने देयर इज अ नीड टू अमेंड एंड कोडिफाई एग्जिस्टिंग फैमिली लॉज अक्रॉस द रिलीजियंस टू एड्रेस द डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी इन पर्सनल लॉज। क्यों? अलग अलग जो पर्सनल लॉज होंगे तो ये रहेगा कि कहीं पे इनइक्वालिटी होगी और गवर्नमेंट उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, पार्लियामेंट या कोर्ट कुछ नहीं करता, तो कोर्ट क्या करेगी? नया लॉ लाएगी। जैसे आपका मुस्लिम पर्सनल लॉज में जब अमेंडमेंट हुआ, ठीक है,
तो क्या हुआ, जो ट्रिपल तलाक वाला है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, ठीक है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता तो सबके लिए एक होता ना, तो अलग अलग लॉज नहीं होते, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी इन पर्सनल लॉज एंड रिड्यूस एम्बिगिटी इन इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन, एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोहराव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है आपका। तो ये 22nd वाला लॉ कमीशन का ये रिकमेंडेशन है, और उन्होंने बोला था उस समय, जो यूसीसी ने उस समय बोला था कि अभी जो है ये आवश्यक नहीं है, इज नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल। रादर इन्होंने बोला कि जो पर्सनल लॉज हैं, हिंदू पर्सनल लॉज हो गया, मुस्लिम पर्सनल लॉज हो गया, या क्रिश्चियंस का कोई अलग लॉ है, या किसी कम्युनिटी या किसी ट्राइब ग्रुप के लिए लॉ है, उसमें क्या है, उसको मोर इंक्लूसिव बनाया जाए, उसी में रिफॉर्म करके उसको किया जाए, ठीक है। अभी आवश्यकता नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। तो ये तो बात रही आपकी 2018 का जो रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ कंसोलिडेशन पेपर जो आया था 2018 में, लॉ कमीशन ने दिया था, ये उसकी बात रही। अभी 22nd लॉ कमीशन ने जो न्यूज में है, ये इनपुट मांगा है फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑन यूसीसी, ठीक है। तो ये इसलिए न्यूज में है, और काफी बड़ा मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये अपने आप जो है वन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है फॉर योर 69th मेंस, ठीक है। तो इतना तो हमने जाना यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, ठीक है। तो इट इंटेल्स अ सिंगल लॉ, जो हमने बताया सिंगल लॉ, एक ही कानून फॉर द इंटायर नेशन, पूरे भारत के लिए या पूरी कंट्री के लिए या पूरे इंडिया के लिए। भारत इंडिया का डिबेट भी चल रहा है, तो वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इंडिया दैट इज भारत और भारत दैट इज इंडिया, ये वाला डिबेट चल रहा है। तो ये भी एक क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक होगा, जो हमारी अगले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इट इंटेल्स अ सिंगल लॉ फॉर द इंटायर नेशन, पूरे देश के लिए, applicable to all religious communities for personal matters like marriages, divorce, inheritance यानी जो प्रॉपर्टीज का इनहेरिटेंस होता है, ठीक है, एडॉप्टेशन एंड सक्सेशन, सबके लिए, सारे जाति धर्म वर्ण के लिए, सबके लिए एक लॉ रहेगा। तो यही है आपका यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा ये बताइए कि कौन सा आर्टिकल जब से नेसेसरी क्यों है, ये जब पूछा जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ यूसीसी, तो आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट वॉज रिकमेंडेड और सपोर्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में है, किस आर्टिकल के तहत आता है, इसको आपको कमेंट में बताना है, कौन से आर्टिकल में यूसीसी रिकमेंड किया जाता है, ये आप बताएंगे, ठीक है। आगे ये देखने को मिलेगा, तब तक आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, इंडियन पर्सनल लॉज आर इंट्रिकेट, ठीक है, इंट्रिकेट है, बहुत उलझे हुए हैं, विद ईच रिलीजियन फॉलोइंग इट्स डिस्टिंक्ट सेट ऑफ लॉ, हर रिलीजियन यानी हर धर्म के लिए अपने खुद के कुछ कुछ लॉज हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, 1956 का हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है, अप्लाइज टू हिंदूज, सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट। ये पॉइंट्स याद रखना, ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना, ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 इज एप्लीकेबल टू हुम, टू हिंदूज, जैन्स, सिख्स एंड बुद्धिस्ट, ठीक है, बुद्धिस्ट। अगर बात करें मुस्लिम पर्सनल लॉज, सिर्फ मुस्लिम्स पे अप्लाई होता है। इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925 पर्टेन टू क्रिश्चियन, तो 1925 में आया तो ब्रिटिश इंडिया थी, तो इट पर्टेन्स टू क्रिश्चियंस, पारसीज एंड ज्यूज, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। ये प्रेजेंट सिचुएशन है, जो अलग अलग लॉज अलग अलग कम्युनिटीज या रिलीजियन को गवर्न करते हैं, ठीक है। तो ये रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड, हम समझ चुके हैं क्या है और क्यों न्यूज में है, ये भी देख लिया हमने, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप आंसर करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे देखते हैं बैकग्राउंड प्री इंडिपेंडेंस में यूसीसी के ऊपर क्या था, यूसीसी का जन्म कहां से हुआ, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह के लॉज की बात कहां पे चालू हुई, तो सॉरी 1840 की लेक्सी लोकी रिपोर्ट थी। ये रिपोर्ट प्रिपेयर की जाने लगी 1935 में ही, कब 1835 में ही। फाइनल रिपोर्ट जब आई तो 1840 हुआ। द रिपोर्ट इंफेसाइज करता है या दबाव डालता है या बल देता है ऑन द नीड फॉर यूनिफॉर्मिटी इन कोडिफाइंग, नीड फॉर यूनिफॉर्मिटी मतलब एकता इन कोडिफाइंग इंडियन लॉज कंसर्निंग क्राइम्स, एविडेंसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कहीं ना कहीं कैसा मुद्दा हो गया, ये हो गया आपका व्यापार वाला मुद्दा। यानी ब्रिटिशर्स को उस समय कंसर्न किस चीज से था, क्योंकि 1840 की बात है तो ब्रिटिशर्स का मेन कंसर्न क्या था, ट्रेड था, है ना, ट्रेड। तो ये ट्रेड के लिए जो है इंडियन जो लॉज थे ऑन क्राइम्स, एविडेंसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, इनको कोडिफाई करना चाह रहे थे, इनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट लॉ, यूनिफॉर्म लॉ लाना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन वो पर्सनल लॉज को इंटरफेयर नहीं कर रहे थे एट दैट टाइम, बिकॉज 1840 वाज द टाइम
जब ब्रिटिशर्स इतने मजबूत नहीं थे, ठीक है, कि पर्सनल लॉज को छेड़ें, ठीक है, पर्सनल लॉज को छेड़ें, क्योंकि पर्सनल लॉज को छेड़ना मतलब कंपनी का इंडिया से बाहर जाना, ठीक है, क्योंकि जहांगीर के समय में, जहांगीर तक याद है आपको, जहांगीर के समय में भी परमिशन उतनी ढंग की नहीं मिली थी। 1840 फिर आया, ठीक है, 1840 का समय मतलब आपको जो है ये बक्सर के बाद, या बक्सर के बाद 1800 कब 64, इसके बाद ही थोड़ा बहुत जो है ये वो होने लगे, ठीक है, मतलब 1864 के बाद भी उतना डिटेल वो उसमें नहीं घुस पाए। जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम थी बंगाल में, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम थी, क्यों डुअल गवर्नमेंट सिस्टम लाया, क्योंकि पर्सनल लॉज को वो नहीं छेड़ना चाहते थे। तो लेक्सी लो की रिपोर्ट 1840 की क्या कहती है, द रिपोर्ट एम्फसाइज, बल डालती है ऑन द नीड फॉर द यूनिफॉर्मिटी इन द कोडिफाइंग इंडियन लॉज कंसर्निंग, किस चीज में, क्राइम्स में, एविडेंसेस में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, बट नॉट इन पर्सनल लॉ, ध्यान रखिएगा। However, it was also recommended excluding the personal laws. ये क्या, ये it also recommended excluding the personal laws of Hindus and Muslims from this codification effort. तो पर्सनल लॉज को इससे बाहर रखने की भी बात की इसने, ठीक है, किसने, लेक्सी लो की रिपोर्ट ने। तो लेकिन अगर यूनिफिकेशन की बात आई किसी भी कोड की, तो जन्म तो यहीं से मानने, और या ऑरिजिन यहाँ से हम ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है, तो आप ऑरिजिन को यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात है बी एन राव कमेटी टू कोडिफाई हिंदू लॉ इन 1941, ये भी ये रिपोर्ट जो है 1941 में फाइनल आई, 1935 के आसपास ये रिपोर्ट बनना चालू हो गई थी। कौन सी, बी एन राव कमेटी रिपोर्ट ऑन हिंदू लॉज, या हिंदू कमेटी रिपोर्ट भी कहते हैं इसको पॉपुलरली, ये भी याद रखिएगा, हिंदू कमेटी रिपोर्ट। और फाइनली जो हिंदू लॉज आया जो है बाद में, हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल जो बाद में आया, वो कहीं ना कहीं इसी से अपना ऑरिजिन ट्रेस करता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ऑरिजिन ट्रेस कहां से करता है हिंदू कोड बिल, बी एन राव कमेटी रिपोर्ट ऑन हिंदू लॉज, या हिंदू कमेटी की रिपोर्ट पे, कब की, 1941 की। वुमेन्स इक्वल स्टेटस की बात की इन्होंने, वुमेन्स के इक्वल स्टेटस की बात की, कि मतलब इनको क्या है, इनहेरिटेंस राइट मिलना चाहिए, इनहेरिटेंस इन प्रॉपर्टीज, ठीक है, इनहेरिटेंस इन प्रॉपर्टीज, और भी जो इनके साथ जो है भेदभाव होता था उनको कम करने की बात की इस लॉ में, ठीक है। लेकिन ये किससे लिमिट था, कहां तक लिमिट था, बस ये हिंदूज तक लिमिट था, ठीक है, हिंदू कोड बिल था, ठीक है, हिंदू कोड बिल मतलब हिंदू कोड बिल वाज द जेनेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट, ठीक है, इनसे हिंदू कोड बिल इसका क्या है, वंशज मान सकते हो, जेनेसिस मान सकते हो, ठीक है। तो ये तो बैकग्राउंड ऑफ प्री इंडिपेंडेंस है। अभी देखते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ। तो स्पेशल मैरिज एक्ट आया 1954 का, जिसने कुछ रियायत दी, ठीक है, क्या रियायत दी, प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क, प्रोवाइडेड है लीगल फ्रेमवर्क, एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर द मैरिज ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियंस और कास्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है। इसमें किसको बाहर रखा गया, मुस्लिम्स को फिर भी बाहर रखा गया इससे, ठीक है, मुस्लिम्स को बाहर रखा गया। चलिए, तो क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954, इट गवर्न्स अ सिविल मैरिज वेयर द स्टेट सैंक्शन द मैरिज रेदर देन द रिलीजियन। तो यहाँ पे स्टेट का सैंक्शन किसका हो गया, कि मैरिज जो है वो एक इंडिविजुअल एंटिटी है, इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मैरिज का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। दो क्या हुआ, मैरिज को इंडिविजुअल एंटिटी, वो इंडिविजुअल थिंग माना गया, ठीक है, रिलीजन को इससे, धर्म को इससे बाहर रखा गया, लेकिन फिर भी मुस्लिम्स की मैरिजेस को इसमें इंटेल नहीं किया गया, ठीक है, या शामिल नहीं किया गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो रिफॉर्म है, स्पेशल मैरिज एक्ट। उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट ऑफ 1956 और हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956। कुछ लॉज थे जो यूसीसी के तरफ जो है थोड़ा सा हमको बेंड करते थे, बट यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस थी, इनके अपने रिस्ट्रिक्शंस थी, तभी ना आज हम बात कर रहे हैं यूसीसी की, नहीं तो क्यों करते, ठीक है, तभी यूसीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा अब तक के जो लेजिस्लेशन पास हुए, ठीक है, उसके आसपास, मतलब यूसीसी को थोड़ा सा टैकल करने के आसपास, ठीक है। अभी क्या है सिचुएशन, ठीक है, अभी फेवर में कौन कौन से आर्गुमेंट्स आप जब लिखेंगे तो फेवर में आर्गुमेंट्स होगा, अगेंस्ट में आर्गुमेंट्स होगा, वे फॉरवर्ड क्या होगा, यही होता है पूरा लिखने का तरीका। तो फेवर में क्या है, तो पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ही है, ठीक है, आर्गुमेंट्स इन फेवर में कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, जो मैंने आपसे पूछा था कि आर्टिकल 44 ऑफ डीपीएसपी प्रमोट्स द यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल यूसीसी, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड सपोर्ट करता है इसको, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है इसलिए आना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं लिखी जाएगी जो कि यूनिटी, ठीक है, और क्या सॉरी, और जो आपका फंडामेंटल राइट्स है इसको सपोर्ट ना करे। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते के ही ना कॉन्स्टिट्यूशन की बातें की गई। जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उस इसी चीजों को प्रमोट करता है, सेकुलरिज्म एंड ऑल फेडरलिज्म सेकुलरिज्म, तो उसके साथ ही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। दूसरा, प्रमोट सेकुलरिज्म। क्या सेकुलरिज्म प्रमोट करता है? अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलर स्टेट सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम सिविल मैटर्स। तो सिविल मैटर्स और रिलीजन का कोई मेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैरिज और कोई लॉज हैं वो तो सिविल मैटर्स ही है ना, उसको रिलीजन या धर्म से बाहर रखना चाहिए। तो ये वो प्रमोट करता है। नेशनल यूनिटी प्रमोट करेगा और इंटीग्रेशन प्रमोट करेगा। कैसे? फॉस्टर्स यूनिटी ट्रांसेंडिंग रिलीजियस एंड कम्युनिटी डिविजन्स को ट्रांसेंड करेगा एंड प्रमोट करेगा कॉमन सिटीजनशिप को। ठीक है, दो हमारे पास कॉमन सिटीजनशिप है, लेकिन ये सारी चीजें जब हो जाएंगी तो ये इन सोल जो है प्रमोट होगी कॉमन सिटीजनशिप, भाईचारा, ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड प्रमोट होगा। तो कॉमन सिटीजनशिप के जगह पे कॉमन ब्रदरहुड वुड बी मोर, कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करेगा, वुड बी मोर इंपॉर्टेंट या मोर रेलेवेंट रिमार्क। ठीक है, कॉमन ब्रदरहुड। ठीक है, चलिए जेंडर जस्टिस, क्योंकि वुमेन्स को अपलिफ्ट करेगा। ठीक है, उनके खिलाफ जैसे ट्रिपल तलाक हो गया, पर्दा सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, या खाप पंचायत सिस्टम हो गया, तो ये चीजों को डिस्क्रिमिनेट करेगा ना। तो एडवांसेस जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन्स राइट बाय एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस इन सर्टेन रिलीजियस पर्सनल लॉज इन लाइन विद द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से। ठीक है, उसके हिसाब से सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज, स्ट्रीमलाइन द कॉम्प्लेक्स मैरिजेस, डाइवोर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो अलग अलग रिलीजन के अलग अलग मैरिजेस वो लॉज हैं, रूल्स हैं, तो सबके लिए जब एक होगा तो वो उन चीज को क्या करेगा? सिंप्लीफाई करेगा। तो वो क्या होगा? कोर्ट के लिए आसान हो जाएगा। इट विल बिकम इजियर फॉर द कोर्ट टू इंटरप्रिटेट ना, ज्यादा आसान होगा फैसला सुनाने में, ज्यादा आसान होगा इंटरप्रिटेट करने में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की आवश्यकता नहीं होगी उतना, क्योंकि पहले से ही कोडिफिकेशन सबके लिए एक है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैरिजेस, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन लॉज, इंश्योरिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है, तो कोर्ट के लिए इजियर हो जाएगा, बर्डन नहीं होगा। और क्या है? अडेप्टिंग टू मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, जो मॉडर्न जो आपके प्रिंसिपल्स हैं उसके तहत चलेंगी चीजें। ठीक है, जैसे आप वर्ल्ड वाइड देखें तो हर जगह पे, चाहे यूएसए में हो या कहीं हो, तो इन चीजों को जो है जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं उसको अडेप्ट करेगा। इनेबल्स द इनकॉर्पोरेशन ऑफ मॉडर्न प्रिंसिपल्स एंड अलायंस लॉज विद द इवॉल्विंग सोशल लैंडस्केप, प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रमोट करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इन द फेवर ऑफ द यूसीसी। ठीक है, ये सारा यूसीसी के फेवर में आपको लिखने आएगा। तो ये 5-6 पॉइंट्स है दैट यू कुड राइट। ठीक है, यू कैन राइट। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी साथ में लेते चले। ठीक है, बाद में ये जो आपकी पीपीटी है ये शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन स्क्रीनशॉट साथ में लेते चले। ठीक है, आगे आर्गुमेंट अगेंस्ट में क्या क्या आएगा यूसीसी के, थोड़ा 2 मिनट पहले आप सोचें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि कौन कौन सा अगेंस्ट में आर्गुमेंट आ जाएगा। तो यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, जो डाइवर्स कल्चर है इंडिया का, जितना होराइजन है उसको डिस्क्रिमिनेट करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो थ्रेट टू डाइवर्सिटी। ठीक है, तो लेकिन इट माइट करके लिखेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि इंक्लूसिविटी इज अ स्ट्रॉन्गर टर्म। ठीक है, तो इट माइट इरोड द कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज। ठीक है, कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटीज, लेट्स से फॉर द ट्राइबल्स, उनके कुछ पर्सनल लॉज हैं, कस्टम्स हैं, तो उनको इरोड करेगा। ठीक है, ऑफ वेरियस कम्युनिटीज एंड पोटेंशियली वायलेट रिलीजियस फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 25 के तहत प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ये एक हो गया पॉइंट। इट कुड डाइल्यूट द यूनिक राइट्स एंड प्रोटेक्शन एंजॉयड बाय माइनॉरिटी ग्रुप्स। ठीक है, एंड इरोड देयर कल्चरल ऑटोनॉमी, जो उनके कल्चर की ऑटोनॉमी है जो वो इंजॉय करते हैं उसको इरोड कर सकता है। ठीक है, करेगा नहीं, कर सकता है। ठीक है, ये इस तरह के टर्म्स आपको जो है मे माइट का यूज करना होगा जब कोई चीज अगेंस्ट में लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लैक ऑफ कंसेंसस। ठीक है, तो वही हमने बात की इससे पहले वाले में कि क्या मांगा है 22nd लॉ कमीशन ने, क्या मांगा है यहाँ पे देखिए, कंसेंट मांगा है ना, इनपुट मांगा है फ्रॉम द ऑल स्टेक होल्डर्स। तो कंसेंसस जब तक नहीं होगा तो इसीलिए मांगा गया है कि ताकि लैक ऑफ कंसेंसस ना रहे, तो वे फॉरवर्ड में हम उस चीज को लिखेंगे। ठीक है, वे फॉरवर्ड में लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो लैक ऑफ कंसेंसस, डिफरेंट कम्युनिटीज हैव देयर ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रिलीजियस लॉज। ठीक है, एंड दे विश टू प्रिजर्व दोज लॉज। तो ऐसा कुछ मिडिल पाथ लेके आना होगा कि ये भी उतना वो ना हो।
ठीक है, ताकि या ऐसा उनको इस तरह से समझाया जाए कि अल्टीमेटली दैट यूसीसी, दिस यूसीसी विल गोइंग टू हेल्प दीज कम्युनिटीज इन लॉन्गर टर्म, ठीक है, लॉन्गर टर्म उनके राइट्स को प्रिजर्व करेगा, ठीक है, उनको सेकंड क्लास सिटीजन फील नहीं करने देगा, ठीक है, क्योंकि अभी डिफरेंट सबके लॉज होंगे, सबके डिफरेंट मोटिव्स होंगे, सबके डिफरेंट वो आर्गुमेंट्स होंगे, ठीक है। चलिए फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, और क्या इम्प्लीमेंटिंग विदाउट द कंसर्ट ऑफ ऑल कम्युनिटीज, तो ये अगेंस्ट में अगर इंप्लीमेंट किया गया विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल कम्युनिटीज, इट कुड लीड टू द सोशल अनरेस्ट, ठीक है, दंगे हो सकते हैं, बवाल हो सकते हैं, ठीक है, फतवा निकलेगा, सारी चीजें होंगी, ठीक है, तो डोंट टेक इट एज ए रिमार्क ऑन एनीथिंग, ठीक है, तो ये जो है ना तो पर्सनल है ना तो कुछ है, ठीक है, तो इसको किसी रिमार्क की तरफ से न लें, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर कंसर्न क्या क्या है, तो अपना जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको भी कहीं ना कहीं इरोड करेगा, कैसे? क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट यूसीसी दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्रिटिक्स आर्ग्यू करती हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कुड इन्फ्रिंज अपॉन स्टेट लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, ठीक है, अंडरमाइन कर सकता है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो सबके साथ सबका विकास वाला है, इस पॉइंट को डल कर सकता है। नहीं, दे कंटेंट दैट द स्टेट आर बेटर इक्विप्ड टू एक्सेस एंड लेजिस्लेट पर्सनल लॉज टेलर्ड टू देयर कंस्टिट्यूएंसीज कंस्टिट्यूएंट्स नीड्स गिवन देयर प्रॉक्सिमिटी टू ग्रासरूट रियलिटीज। ये क्या कहने का मतलब है कि ये कहना चाह रहा है जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके अपने अपने लॉज हैं, वो लॉज किसको, वो उनके जो रूरल या जो उनके लोकल कस्टम, रूरल वुड बी रॉन्ग टर्म, जो उनके लोकल कस्टम्स हैं उनकी कम्युनिटी के उस हिसाब से बने हैं, तो स्टेट्स के अपने लॉज अपने हिसाब से चीजों को टैकल करते हैं, ठीक है, और वो बेस्ट है, ठीक है। मतलब ये आर्गुमेंट है, क्रिटिक्स है, ठीक है, तो इसको क्रिटिक्स की तरह ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं अगेंस्ट में, ठीक है, यूसीसी के, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू यूसीसी, कौन कौन से प्रोनाउंसमेंट हुए हैं, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं, या कौन कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं यूसीसी को लेके। तो अहमद खान वर्सेस साहबानो बेगम एंड अदर्स 1985, जो मध्य प्रदेश का केस था साहबानो बेगम का, अहमद खान वर्सेस साहबानो बेगम एंड अदर्स 1985 का केस था। इसमें पार्लियामेंट, इसने कहा, कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट को क्या करना चाहिए, आउटलाइन द कंटूर्स ऑफ अ कॉमन सिविल कोड, पार्लियामेंट को एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, कंटूर्स मींस द लाइन, पार्लियामेंट शुड आउटलाइन द कंटूर्स ऑफ अ कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड का एक कंटूर या लाइन बनानी चाहिए जो कि वुड बी इक्वल टू ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, रिलीजियंस नहीं, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी विल कवर इंटायर कंट्री, ठीक है। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995, इसके 10 साल बाद सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये क्या रिट्रेट करता है, दैट द नीड फॉर पार्लियामेंट टू इंप्लीमेंट यूसीसी, कि पार्लियामेंट को अभी क्या है, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करना चाहिए। कमिटीज के रिकमेंडेशन याद करेंगे, आप याद करेंगे और लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्या है, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को क्या है, रिमार्क लेके क्या बोला 2017 में, हेल्ड दैट प्रैक्टिस ऑफ तलाक बिद्दत दैट इज ट्रिपल तलाक, ठीक है, ट्रिपल तलाक को क्या ठहराया, इंस्टेनियस ट्रिपल तलाक एज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया, क्योंकि इसमें क्या है कि जो वुमेन साइड है उसके जो राइट्स को जो है नजरअंदाज किया जाता है, ठीक है, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया। तो ये शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक या तलाक बिद्दत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है, ठीक है। तो ये तीन जो है आप एग्जाम्पल भी कोट करेंगे सपोर्ट में, तो वो मोर देन इनफ होगा, ठीक है, आपके आंसर को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स याद रखेंगे, ठीक है। चलिए वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए, ठीक है, कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए, मतलब सबका साथ होना चाहिए, ठीक है, सबका वोटिंग होना चाहिए कि सबकी राय हो, राय से चले, तो कंसेंसस होना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड इंगेज इन कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में इंगेज होना चाहिए विद ऑल स्टेक होल्डर्स, ठीक है, ऑल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग रिलीजियस लीडर्स एंड कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल रिलीजियंस, ठीक है, कम्युनिटीज और रिलीजियंस, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, तभी हो पाएगा। अभी एक पार्टी सपोर्ट कर रही है, पता चला कि पार्लियामेंट में गया, राज्य लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में फेल हो गया, तो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल ऑफ ऑल पार्टीज इसको सपोर्ट करनी चाहिए, तो ये एक पॉइंट हो गया। इंश्योर दैट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी इज नॉट एक्सप्लॉइटेड फॉर पॉलिटिकल गेन्स, के लिए एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए कि वोटिंग उसके लिए इसको कर ले, कि मतलब लीजिए कोई पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है, कोई पार्टी वोटिंग गेन्स के लिए इसके विरुद्ध चली जा रही है और ये अपना कंसेंसस नहीं दे रही है या सपोर्ट नहीं दे रही है, तो इंश्योर दैट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी इज नॉट एक्सप्लॉइटेड फॉर पॉलिटिकल गेन्स एंड इज अंडरटेकन इन
नॉन पार्टीजन एंड इंक्लूसिव मैनर, पार्टीजन में नहीं बल्कि इंक्लूसिव मैनर में इसको अंडरटेक करना चाहिए। अवेयरनेस फैलानी चाहिए, तो इसमें रोल किसका होगा? मीडिया का होगा, ठीक है। अवेयरनेस, जनरल पब्लिक नीड्स टू अंडरस्टैंड, जो कॉमन जनता है उसको पता होना चाहिए कि क्या बेनिफिट्स हैं इसके, ठीक है। अंडरस्टैंड द रीजनिंग बिहाइंड द यूसीसी, क्या रीजनिंग हो, क्या फायदे होंगे यूसीसी के, एंड इट्स बेनिफिट। गवर्नमेंट, कौन कौन इसको वो प्रमोट कर सकता है? गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, मीडिया शुड कोलैबोरेट टू एजुकेट द पब्लिक ऑन द इश्यू, ठीक है। तो गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी जैसे एनजीओ हो गए और मीडिया को इसको प्रमोट करना चाहिए इश्यू को कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं यूसीसी के, ठीक है। अभी डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज का होना चाहिए, इज क्रूशियल टू अलाइन द यूसीसी विद प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। पीसमील अप्रोच होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा अप्रोच अपनाना चाहिए? पीसमील अप्रोच। क्या है ये पीसमील अप्रोच? कि कोई भी चीज अचानक से लाके मत पटक दो, ठीक है, धीरे धीरे समझाओ फिर ले आओ, ताकि उनको, क्योंकि अपनी जो कॉमन जनता है, ठीक है, कॉमन जनता है उसको क्या है, पूरी चीजें इन डिटेल नहीं पता। जब तक आप समझाओगे नहीं कि इसके क्या फायदे हैं, क्या क्या चीजें हैं, धीरे धीरे कुछ डाइल्यूटेड लॉ ले आओ, तो ठीक है, थोड़ा सा इंप्लीमेंट करो, उसको लगे कि हाँ इसके फायदे हैं, फिर थोड़ा सा और उसको डाइल्यूट करो, ठीक है। तो एक पीसमील अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोग्रेस टुवर्ड यूसीसी शुड आइडियली ऑकर इन इंक्रीमेंटली, मतलब लेयर बाय लेयर, एज सीन विद द रिसेंट अमेंडमेंट्स लाइक चेंजेस इन द एज ऑफ मैरिज, जो अभी जो 18 से 21 साल हुआ है, ठीक है। तो ये एक जो है पीसमील अप्रोच ही है ना, अचानक से कुछ नहीं चेंज कर दिया, पहले 16 से 18 किया, 14 से 12 से, इस तरह से, ठीक है। दिस अप्रोच कैन ऑल्सो इनकरेज इंटरनल रिफॉर्म विद इन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो वो जो कम्युनिटीज हैं वो खुद इंटरनल रिफॉर्म को जो धीरे धीरे प्रमोट करने लगेंगे जब इसके फायदे देखेंगे। और कोडिफाई पर्सनल लॉज, जो पर्सनल लॉज हैं एग्जिस्टिंग है उनमें जो गलतियां हैं उनको थोड़ा थोड़ा सुधार के उनको कोडिफाई करने की बात कही गई है, ठीक है। तो दिस इज ऑल द वे फॉरवर्ड यू कैन राइट इन योर आंसर, ये सारे वे फॉरवर्ड के पॉइंट्स हो सकते हैं। तो हमने अभी तक कवर किया यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी देखते हैं दूसरा टॉपिक, एंड दिस सेकंड टॉपिक विल नॉट बी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन विद द सेकंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन।